Hey guys, hello everyone. Welcome to Easy Eco with me. Today's I am going to discuss about paper of the NTA NET Economics December 2019. तो इस वीडियो में हम वन बाय वन कुछ क्वेश्चन सोल्व करेंगे और ये जो पूरा पेपर है इसको दो तीन पार्ट्स में हम पूरा कवर करेंगे। तो चलिए गाइस देखते हैं। पहला क्वेश्चन कहता है इफ़ इन अ गिवन सिचुएशन पी एक्स इज इक्वल टू 170, पी एम इज इक्वल टू 190 एंड जेड एक्स इज इक्वल टू 152, देन विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द वैल्यू ऑफ सिंगल फैक्टोरियल टर्म्स ऑफ ट्रेड। तो बेसिकली इसमें क्या है, बिल्कुल ही सिंपल क्वेश्चन है ये। इसमें हमें क्या निकालना है, हमें बताना है सिंगल फैक्टोरियल टर्म्स ऑफ ट्रेड क्या है। इसमें हम क्या पढ़ते हैं, जो टर्म्स ऑफ ट्रेड हम कवर करते हैं, हम कितने 7 प्रकार की जो टर्म्स ऑफ ट्रेड हैं उनको हम कवर करते हैं। ठीक है, इनमें से ही एक हमें पूछा गया है कि सिंगल फैक्टोरियल टर्म्स। तो इसका फॉर्मूला सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि सिंगल फैक्टोरियल टर्म्स ऑफ ट्रेड जो है इसका फॉर्मूला क्या है, इसको हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सिंगल फैक्टोरियल इसको हम इसे डिनोट कर देते हैं एस एफ से, इक्वल टू पी एक्स अपॉन में पी एम इंटू जेड एक्स। ठीक है, जेड एक्स होता है। और अब हमें क्या है, ये तीनों चीज़ें ही हमें दी हुई है। ठीक है, तो इसको हम इजीली सोल्व कर सकते हैं। तो इसको हम वैल्यू पुट करके देखते हैं। पी एक्स हमारा है 170 एंड पी एम है 119 इंटू 152। 0 से 0 कट जाएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 28, सॉरी ये आएगा 2584 आ जाएगा, डिवाइड बाय 19 आ जाएगा। ठीक है, तो जब इसको हम इससे डिवाइड करेंगे, 19 से इसको हम डिवाइड करेंगे तो हमारा राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर आ जाएगा, यानी 136। ठीक है, आई होप कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आया होगा। और इसी प्रकार 7 प्रकार की जो टर्म्स ऑफ ट्रेड हैं, किसी भी जो टर्म्स ऑफ ट्रेड है उसमें से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आप क्या है कि आप जो ये 7 प्रकार की टर्म्स ऑफ ट्रेड हैं उनको आप याद कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैच ऑफ द इकोनॉमिक्स विद देयर फील्ड ऑफ कंट्रीब्यूशन इन मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स। इसमें हमें बताना है कि हमें इकोनॉमिक्स के नाम दिए हुए हैं, इकोनॉमिक्स के नाम दिए हैं, बताना है कि इन इकोनॉमिक्स का कौन से जो एरियाज़ हैं, कौन से एरियाज़ हैं उनमें कंट्रीब्यूशन रहा। ठीक है, तो सबसे पहले आता है स्लट्स के हमें क्या बताता है, इसमें इनकी जो थ्योरी है वो क्या है, कंज्यूमर बिहेवियर से रिलेटेड है। ये हमें क्या बताता है कि जो उपभोक्ता है वो अपनी इनकम को किस प्रकार से खर्च करता है, या फिर इसको किस प्रकार से खर्च करनी चाहिए जब वस्तुओं की कीमत में चेंज होता है। तो ठीक है, तो इसकी डिटेल में हम नहीं जाएंगे, डायरेक्ट हम देखते हैं। तो स्लट्स की हमें बताता है कंज्यूमर बिहेवियर एनालिसिस। ठीक है, तो इसका आ जाएगा थर्ड। एंड एरो जो है, एरो क्या बताता है, एरो देता है सी एस प्रोडक्शन फंक्शन। ठीक है, इसका आ जाएगा फोर्थ। एंड लियोनटिफ का है इनपुट आउटपुट एनालिसिस। ठीक है, एंड डेंटिजिंग जो है वो है लीनियर प्रोग्रामिंग, यानी रेखीय प्रोग्राम जो है वो किसका दिया हुआ है, डेंटिजिंग का। तो इसका राइट हमारा क्या बनना चाहिए, ए का हमारा आ जाएगा थर्ड आ जाएगा, एंड बी का 4 आ जाएगा, बी का 4, सी का 2 एंड डी का 1 आ जाएगा। ठीक है, 3 4 2 1, 3 4 2 1, यानी सेकंड ऑप्शन हमारा इसका क्या है, राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच ऑफ द फॉलोइंग मॉडल नाइफ एज प्रॉब्लम अकर्स। यानी कि जो 4 हमें मॉडल दिए गए हैं, इन मॉडल में से बताना है कि जो नाइफ एज समस्या है वो कौन से मॉडल में उत्पन्न होती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी हेरोड के मॉडल में जो है ये प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम जो है उत्पन्न होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द कंपनसेशन प्रिंसिपल विच सेज द स्टेट ए इज सोशली प्रेफरेबल टू स्टेट बी इफ दोज हु गेन फ्रॉम द चेंज कैन कंपनसेट द लूजर एंड येट एंड अप विद सरप्लस वेलफेयर गेन इज एट्रीब्यूट टू। यानी कि इसमें क्या पूछा गया है, इसमें पूछा गया है कि जो हमारा क्षतिपूर्ति सिद्धांत है, कंपनसेट प्रिंसिपल जो है वो मान लो 2 स्टेट हैं एंड बी, तो दोनों स्टेट में अगर
जिसको लॉस हो रहा है, मान लो कि एक को लॉस हो रहा है तो जो दूसरे को प्रॉफिट हो रहा है वो क्या है, उस लॉस को पूरा करने के बाद भी उसको क्या है, थोड़ा सरप्लस गेन होता है। तो ये किसने कहा था, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि एन काल्डोर का जो है ये, वो अपने मॉडल में इसका डिस्कशन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर है मैच ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि हमें दो लिस्ट दी गई हैं 1 और 2, इनमें से हमें बताना है। सबसे पहले है कि फिस्कल डेफिसिट क्या होता है, फिस्कल डेफिसिट हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो फिस्कल डेफिसिट में क्या आ जाता है, एक्सेस ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर ओवर टोटल रिसीप्ट लेस बोरोविंग, ठीक है। एंड नेक्स्ट आ जाता है बजट डेफिसिट। बजट में हम क्या करते हैं, बजट में हम टोटल ले लेते हैं, तो यानी बजट डेफिसिट जो है उसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, एक्सेस ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर ओवर टोटल रिसीप्ट, इसका ए आ जाएगा। एंड रेवेन्यू डेफिसिट, बिल्कुल ये तो नाम से ही क्लियर हो जाएगा, इसका आ जाएगा सेकंड, एक्सेस ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ओवर रेवेन्यू रिसीप्ट्स, ठीक है। एंड लास्ट बचता है प्राइमरी डेफिसिट। तो प्राइमरी डेफिसिट को हम कैसे देखते हैं, एक्सेस ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर ओवर टोटल रिसीप्ट लेस बोरोविंग्स एंड इंटरेस्ट पेमेंट, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा जो राइट आंसर है वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ट्रेड पॉलिसी रिजल्ट इन द गवर्नमेंट लेविंग बोथ अ स्पेसिफिक टैरिफ एंड एन एड वैलोरम टैरिफ एंड इम्पोर्टेंट गुड्स, यानी कि जो हमारी आयातित वस्तु हैं उन पर अगर स्पेसिफिक टैरिफ और एड वैलोरम जो टैरिफ है वो दोनों लगा दिए जाते हैं, तो इसका रिजल्ट क्या होगा, यानी कि इसको हम कौन से टैरिफ से इसको हम जानेंगे। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि नॉमिनल टैरिफ। नॉमिनल टैरिफ को मॉनिटरी टैरिफ के नाम से भी इसको जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अरेंज ऑफ द फॉलोइंग इज क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। तो हमें 4 कमेटी दी गई हैं, इनको हमें क्या है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में हमें इनको सेट करना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं, सेट कर लेते हैं इसको। सबसे पहले आता है द इनडायरेक्ट टैक्स इंक्वायरी कमेटी, यानी झा कमेटी। झा कमेटी कब आती है, ये आती है हमारी 1978 में। नेक्स्ट है टैक्स रिफॉर्म कमेटी, यानी आरजे चलैया कमेटी जो है, ये कब आती है, ये आती है 1991 में। नेक्स्ट है टैक्सेशन इंक्वायरी कमीशन, यानी माथुर कमेटी। माथुर कमेटी हमारी आती है 1954 में। एंड लास्ट है द डायरेक्ट टैक्स इंक्वायरी कमेटी, वांचू कमेटी। जो वांचू कमेटी है वो आती है 1969 में। तो इसको हमें क्या है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है, तो इसको हम अब सिंपली इसको ईजिली हम इसको क्या है ऑर्डर में लगा सकते हैं। तो सबसे पहले हमारा आ जाएगा माथुर कमेटी आती है 1954 में, यानी थर्ड। उसके बाद आ जाएगा वांचू कमेटी 1969 में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, इसका राइट आंसर हो जाएगा। 4 इसका क्या है, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग कंजम्पशन फंक्शन द वैल्यू ऑफ द इनकम मल्टीप्लायर k इक्वल टू 4। इसमें क्या है कि कंजम्पशन फंक्शन हमें दिया हुआ है, तो इसमें वैल्यू ऑफ द इनकम मल्टीप्लायर बताना है कि, और जो k है उसकी वैल्यू हमें दी है 4 दी हुई है। अब मान लो सबसे पहले है गुणक का जो फॉर्मूला है वो क्या होता है, 1/1 माइनस MPC होता है, ठीक है। अब इसकी वैल्यू हमें दी हुई है 4, मान लो कि इसकी वैल्यू हमें दी नहीं हुई है और कंजम्पशन फंक्शन हमें दिया हुआ है। ये हमें पता है कि कंजम्पशन फंक्शन में जो ये y के साथ जो वैल्यू होती है इसको हम क्या मानते हैं, MPC मानते हैं, ठीक है। तो इसको हम MPC मानते हैं। तो सबसे पहले हम ये क्या है, अलग अलग फंक्शन को हम इसमें इस फॉर्मूले में पुट करके इसको हम रख के देख सकते हैं। तो सिंपली हम देखते हैं k इक्वल टू 1/1 माइनस ये वाली MPC सबसे पहले हम लेते हैं 0.75, ठीक है। तो इसको सोल्व करते हैं, 1 माइनस करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 5, पॉइंट हटाते हैं तो ये कितना आ जाएगा 1/5 इंटू 100। इसको काट करते हैं तो ये कितना आ जाए 4 आ जाता है, यानी कि की वैल्यू कितनी आ जाती है 4 आती है। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा राइट आंसर क्या हम बता सकते हैं कि हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम, अगर हमें समझ नहीं आता है तो हम इन चारों ऑप्शन को इसी फॉर्मूले में पुट करके देख सकते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा राइट आंसर जो है आ जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द मेथड नोट बीइंग यूज्ड फॉर अनएम्प्लॉयमेंट एस्टिमेशन बाय द NSSO ऑफ इंडिया, यानी नेशनल सैम्पल सर्वे ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो है वो बेरोजगारी का कौन सा ऐसा मेथड है जो यूज़ नहीं किया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, करंट मंथली स्टेटस जो है वो इसमें यूज़ नहीं किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच अमंगस्ट द फॉलोइंग इज नॉट अ सोर्स ऑफ इनकम फॉर द RBI, यानी कि इसमें हमें बताना है कि निम्न में से कौन सा जो सोर्स है वो RBI का नहीं है, कौन सा इनकम का जो सोर्स है वो RBI का नहीं है। तो सबसे पहला ऑप्शन है इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट बॉन्ड्स हेल्ड फॉर कंडक्टिंग ओपन मार्केट ऑपरेशंस, बिल्कुल सही है। गवर्नमेंट के जो भी बॉन्ड्स होंगे, शेयर होंगे, इंटरेस्ट होगा, वो क्या है RBI का इनकम सोर्स है। नेक्स्ट है इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट एंड फॉरेन करंट एसेट्स, फॉरेन करेंसी का जो भी संपत्ति होगी वो सभी RBI के पास होगी। नेक्स्ट है रिटेन्ड अर्निंग्स नेट ऑफ डिविडेंड पे टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, बिल्कुल ये भी RBI के पास होगा। नेक्स्ट है डिविडेंड ऑन द शेयर ऑफ प्राइवेट इक्विटी, ये प्राइवेट इक्विटी यानी कि जो भी निजी संपत्ति के जो भी शेयर्स हैं वो क्या है RBI की इनकम का सोर्स नहीं होता है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आई होप कि आपको अच्छे से क्वेश्चन समझ आ रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंसीडर ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, हमें 2 स्टेटमेंट दी गई हैं, इसमें से बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। तो सबसे पहला है द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द नेशनल एग्रीकल्चर इंश्योरेंस स्कीम इज टू प्रोटेक्ट द फार्मर अगेंस्ट लूजेस सफर्ड बाय देम ड्यू टू क्रॉप फेलियर ऑन अकाउंट ऑफ द नेशनल क्लाइमेट्स, मतलब कि जो नेशनल एग्रीकल्चर इंश्योरेंस स्कीम है यानी राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना जो है, इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, किसानों को प्रोटेक्ट करना, फार्मर्स को प्रोटेक्ट करना। किसके विरुद्ध प्रोटेक्ट करना, कि जो भी हमारी जो नेचुरल डिजास्टर जो होते हैं या फसल खराब होती है उनकी वजह से, उन हानियों से किसानों को जो भी हानि होती है उन हानियों से उसको क्या है प्रोटेक्शन करना, प्रोटेक्ट करना किसानों को। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। इसका जो ये स्कीम है नेशनल एग्रीकल्चर इंश्योरेंस स्कीम, इसका मेन ऑब्जेक्ट यही है, बिल्कुल सही है ये स्टेटमेंट। नेक्स्ट है द नेशनल एग्रीकल्चर इंश्योरेंस स्कीम इज अवेलेबल टू ऑल द फार्मर, ऑल द फार्मर में कौन कौन से हैं, बोथ लोन्स एंड नॉन लोन्स, यानी कि कर्जदार और नॉन गैर कर्जदार, इरिस्पेक्टिव टू ऑफ देयर साइज ऑफ होल्डिंग, यानी कि जो कर्जदार और गैर कर्जदार दोनों तरह के जो किसान हैं उनकी साइज ऑफ होल्डिंग्स को बिना ध्यान में रखे हुए ये क्या है इंश्योरेंस जो है ये उपलब्ध है। ठीक है, तो दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी बोथ 1 और 2 दोनों स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैच ऑफ द फॉलोइंग, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, इसको हम बहुत ही ईजी तरीके से हम इसको सोल्व कर सकते हैं, बस थोड़ा सा क्या है अंडरस्टैंडिंग की ज़रूरत होती है। इसमें क्या है, सबसे पहले आता है कपार्ट। अब कपार्ट में क्या है, इसकी फुल फॉर्म से यानी कि इसके जो पीछे का है ये RT है, इससे भी हम गेस कर सकते हैं, जैसे रूरल टेक्नोलॉजी। तो कपार्ट किससे रिलेटेड हो जाएगा, रूरल टेक्नोलॉजी से। सीडो क्या होता है, सीडो रिलेटेड है स्मॉल इंडस्ट्री से। नाफेड क्या है, एक प्रकार का संगठन है, किसका संगठन है ये रिलेट हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, यानी कि क्वालिटी गारंटी देता है ये। ठीक है, नाफेड। और एगमार्क भी हम क्या है, ये क्या है एग्रीकल्चर मार्केटिंग से रिलेटेड है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका हमारा क्या है राइट आंसर हो जाएगा। तो ये थे कुछ क्वेश्चंस, और अलग अलग पार्ट्स में हम इसके इस पेपर में 100 क्वेश्चन है टोटल, तो उन सभी क्वेश्चन को हम सोल्व करेंगे। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इस चैनल की ये पहली वीडियो है, अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को इसका बेनिफिट मिल सके। और इस चैनल पे हम क्या है, इस चैनल पे इकोनॉमिक्स के जितने भी क्वेश्चन हैं जो किसी भी एग्ज़ाम में आते हैं, HTET में आते हैं, PTET में आते हैं, UPTET में आते हैं, नेट में आते हैं, सेट में आते हैं, तो ऑल टाइप्स ऑफ जो MCQs हैं उसको सोल्व किया जाएगा। तो ओके गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।